हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। हमने शुरू किया था रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था रेडिएशन निकलते हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। अब वो अल्फा बीटा गामा के पीछे की हिस्ट्री क्या है वो हम शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे अल्फा डीके होता क्या है, कैसे आया, क्या क्या दिक्कत होती है और क्या क्या सोचा गया, क्या क्या बताया गया, इसके बारे में फुल डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है हमारा अल्फा डीके। सबसे पहली बात आती है कि वो न्यूक्लियाई, दोज न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 210 हैव लार्ज साइज बहुत बड़ा होता है। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन is just sufficient to balance repulsion due to protons की वजह से जो रिपल्सन है उसको जस्ट बैलेंस कर पा रहा है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। सो न्यूक्लियाई want to reduce its size by emitting alpha particle। बीटा भी निकलता होगा, हम फिलहाल यहाँ पे अल्फा की बात करते हैं। रिएक्शन मान के चले एक्स जेड ए, एक्स कोई भी न्यूक्लियाई है तो ये वाई जेड -2 ए -4 प्लस हीलियम 2 हीलियम अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पढ़ा था, हीलियम न्यूक्लियस प्लस में एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है बेटा? एनर्जी। ये रिएक्शन है, कोई भी न्यूक्लियाई है, जब अल्फा निकलेगा, हीलियम निकलेगा तो मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, रिड्यूस बाय 4 और रिड्यूस बाय 2। एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, मास नंबर 4 से कम हो जाएगा, हीलियम निकलेगा, प्लस में एनर्जी निकलती है, ठीक है भाई, ठीक है। ओके, ये बात मुझे समझ में आ गई कि भाई इस टाइप से अल्फा पार्टिकल निकलता है। अब सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन अराइजेज वाई ओनली अल्फा? अल्फा ही क्यों निकलता है? न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, अल्फा ही क्यों निकलता है? इसके बारे में भी चलो चर्चा करते हैं। देखते हैं, चलो। सबसे पहली बात, अल्फा पार्टिकल हैज हाई बाइंडिंग एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है भाई। दूसरी बात, टू एस्केप फ्रॉम न्यूक्लियस अ न्यूक्लियन, मतलब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन या कुछ भी, अ पार्टिकल कोई भी, मस्ट हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। सबसे बड़ी बात यह है, न्यूक्लियस से निकलने के लिए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्यों? ये मान लो कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है, चारों तरफ से उसके तरफ न्यूक्लियंस हैं और सभी ने उसको अपनी तरफ खींचा हुआ है, अपनी तरफ अट्रैक्शन, और वो भागना चाहता है लेकिन वो पीछे से खींच रहा है। तो भागने के लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो उनका अट्रैक्शन को ओवरकम करे और बाहर निकल जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है, अल्फा की या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से? चेक करते हैं। मास ऑफ अल्फा इज लेस या समवट, थोड़ा सा लेस देन इट्स कंपोजिशन इन फ्री स्टेट। मतलब एक अल्फा जो है वो किससे मिलके बना है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से।
इन चारों का जो मास है फ्री स्टेट में, इसका मास थोड़ा सा कम है। अल्फा का मास थोड़ा सा कम है, तो कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज हायर। तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ज़्यादा है। अल्फा की काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब काइनेटिक अल्फा की ज़्यादा है तो अल्फा की निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई होगी कि अल्फा ही क्यों निकलता है, क्योंकि अल्फा की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अभी और भी कारण है इसके, चलो चेक करते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई है, मास डिफेक्ट। जब अल्फा निकलता है तो मास डिफेक्ट क्या आएगा, मास में चेंज आएगा ना। तो मास ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई पहले जो था, मास ऑफ एक्स, एक्स वाले को बोला पेरेंट न्यूक्लियाई, जो इनिशियल था ना इधर, ये पेरेंट, जो इधर बन गया ये डॉटर न्यूक्लियाई कहलाता है, और ये अल्फा पार्टिकल था। समझ में आ गई ना, पेरेंट डॉटर। तो ये एक्स माइनस इसका मास माइनस अल्फा का मास, तो इसके मास में से ये दोनों जो निकले इनका मास घटा दिया। ठीक है, ओके। इसको बोल दिया मास डिफेक्ट। क्या बोल दिया इसको, मास डिफेक्ट। ठीक है भाई। क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू का मतलब एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज कैसी आएगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, इस फॉर्मूले का यूज करके मैं एनर्जी रिलीज निकाल सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस फॉर्मूले का यूज करके मैं एनर्जी रिलीज निकाल सकता हूं। ठीक है। फॉर यूरेनियम 92-238 अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा mx क्या हो जाएगा, 238। एग्जैक्ट जो मास होता है एटॉमिक मास वो पॉइंटों में होता है, कुछ थोड़ा बहुत और पॉइंट कुछ भी आएगा। चलो ये लेते हैं। my अगर ये 234 है, अल्फा निकलेगा तो ऊपर से 4 कम हो जाएगा 234, और मास ऑफ अल्फा आपको पता ही है। तो इसको लेके इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास क्यू वैल्यू आती है 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यूरेनियम 238 के लिए क्यू वैल्यू कितनी आती है, इतनी। दूसरा, जो डॉटर न्यूक्लियस है वो काफ़ी हैवी है, तो मोस्ट ऑफ एनर्जी अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये जो क्यू वैल्यू है वो इन दोनों की है, ये काफ़ी हैवी है, ये काफ़ी लाइट है, तो मोस्टली एनर्जी इसी के पास होगी, हाँ या ना? मोस्टली जो एनर्जी है वो इसी के पास होगी। तो अल्फा की एनर्जी मैं कह सकता हूँ इतनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर अल्फा निकलता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है अपने आप। मेरी बात समझ में आ रही है? एनर्जेटिकली ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है। फॉर एमिशन ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी शुड बी गिवन। मतलब क्या हुआ कि अल्फा जो निकलेगा वो अपने आप निकलेगा इतनी एनर्जी के साथ, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन कब निकलेगा, जब उस न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे तब निकलेगा। तो अपने आप कौन सा पार्टिकल निकल सकता है अपने आप? अपने आप तो अल्फा निकलेगा, क्योंकि वो जब निकलेगा एनर्जी भी निकलेगी। एक्सोर्जिक रिएक्शन बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक जब एनर्जी निकलती है, जब वो लेता है तो एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है। तो इसको तो न्यूक्लियाई को एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए, देनी पड़ेगी, और ये अपने आप हो रहा है। ठीक है ना? तो इस केस में एनर्जी अपने आप निकल रही है, इसमें देनी पड़ रही है। सो एमिशन ऑफ अल्फा इज पॉसिबल या फीजिबल।
अल्फा पार्टिकल का जो एमिशन है वो फिजिबल है, पॉसिबल है। क्या मेरी बात समझ? क्योंकि इसमें तो एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर निकलता है तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही किसी रिएक्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल मिल जाएगा कोई ना कोई आपको जिसमें मिलेगी, ठीक है भाई। तो अल्फा पार्टिकल क्यों निकलेगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल को निकलने के लिए किसी टाइप की एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का जो फ्री स्टेट में मास है उससे कम होता है वो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और ये एनर्जी के साथ बाहर निकलता है अपने आप। भाई अपने आप हो रहा है, अपने आप तो अल्फा निकलेगा, दूसरों निकालने के लिए हमें एनर्जी आने का वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल निकलेगा। बात समझ में आ गई होगी अल्फा क्यों निकलता है भाई? किसी बच्चे के डाउट हो पहले से कि अल्फा ही क्यों निकलता है, तो भाई ऐसे निकलता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। रास्ता साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया अल्फा क्यों निकलता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी स्टार्ट हुई है। अल्फा निकलता है आसान हो गया, लेकिन एक न्यूक्लियस का जो तगड़ा अट्रैक्शन है उससे बाहर निकलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अट्रैक्टिव पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल काम है। देखो emission of alpha particle is possible, but it has to overcome the strong nuclear force। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा टू एस्केप। Alpha has only 4.27 nearly 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। सिर्फ 4.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके पास तो इतनी है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना है? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना है? अब देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वहां से उसको इन्फिनिटी पे ले जाना, या इन्फिनिटी से इस अल्फा को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा को जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको इन्फिनिटी से न्यूक्लियस के पास लेके आना। तो मैं ये कह सकता हूं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अल्फा पार्टिकल टू एस्केप किसके बराबर होगी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर बाई बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस against repulsion of protons of nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसके रिपल्सन के अगेंस्ट इन्फिनिटी से बाउंड्री के नियर बाई का मतलब ये न्यूक्लियस है उसके आसपास लेके आना। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है ना। तो उसके बिल्कुल आसपास लेके आना, क्योंकि अंदर से इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से वहां बात तो बराबर पड़ेगी। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन ही एनर्जी होती है। अरे बोलो, तो वर्क डन क्या होगा? K Q1 Q2 बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 न्यूक्लियस, अल्फा का चार्ज 2E डिवाइड बाई आर सेपरेशन, न्यूक्लियस के सेंटर और इसके बीच का सेपरेशन जहाँ पे उसको लेके आना है 10⁻⁻14 मीटर, समझ रहे हो। तो K हो गया 9 10⁻⁹। समझ में आ गई बात? ZE 2ZE स्क्वायर, तो 2E स्क्वायर डिवाइड बाई आर 10⁻⁻14 मीटर। अब बात आई कि जेड कितना लेना है? जेड न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस? यूरेनियम का,
किसका न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, जनरली अल्फा निकल रहा है, तो यूरेनियम की बात कर लो। तो यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का कितना होता है जेड 92। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नियरली 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। क्या मेरी बात समझे? पोटेंशियल वर्क जूल में आएगा, चेंज करेंगे, 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। क्या बात समझ में आ गई? अब हमने कहा अल्फा पार्टिकल निकलेगा क्योंकि वो एनर्जी के साथ निकलता है, कुछ चाहिए नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी लेनी पड़ेगी पहले, अल्फा का रास्ता साफ। लेकिन अल्फा पार्टिकल की खुद की जो एनर्जी है वो बहुत कम है, 4.3। लेकिन न्यूक्लियस का जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उससे निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस के अंदर से एस्केप करना, बच के निकलने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कितनी है? 4.3। तो नियरली 1/6 हो गई। नियरली कितनी हो गई? 1/6। तो 1/6 हिस्सा, बहुत कम एनर्जी है उसके पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत कम एनर्जी है उसके पास। क्लियर? तो क्या करें? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई? प्रॉब्लम। क्या करें? तो देखो, इसके लिए दो बातें निकल के आते हैं। क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अगर कोई चीज पॉसिबल तो है, नहीं है तो नहीं है। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अल्फा पार्टिकल to cross the barrier of 25 mega electron volt because it has only small value of energy 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन। बहुत कम एनर्जी है, पॉसिबल नहीं है, साफ मना कर दिया। फिर उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरीथिंग हैज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। हर चीज की सर्टेन प्रोबेबिलिटी है, हर चीज के होने की संभावना है। तो एक्चुअली एक श्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट था, श्रोडिंगर क्या क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। वो अपने रूम में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। उसने देखा कि उसके रूम के अंदर छोटा सा हॉल था और एक कैट थी, एक बिल्ली थी, उसमें से निकलने का प्रयास कर रही थी। बहुत छोटा हॉल था, जा रही थी, निकल रही थी। बहुत ज़्यादा प्रयास किए। इतने एफर्ट के बाद फाइनली एक में वो उस हॉल में से बाहर निकल गई। तब जाके श्रोडिंगर के मन में आया हर चीज़ की एक संभावना है निकलने की। इसे क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बिल्ली वहाँ से नहीं निकल सकती थी, लेकिन क्वांटम के अकॉर्डिंग कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थी उसके निकलने की 0.001, और उसमें वो फाइनली निकल भी गई। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सर्टेन प्रोबेबिलिटी होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल ऑल्सो बिहेव एज ए वेव। एक पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। एक बात और बता दूं मैं साथ साथ, दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स एनर्जी इज नेगेटिव। एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। सो वी कैन से दैट अल्फा पार्टिकल इज इनसाइड ए वेल ऑफ नेगेटिव एनर्जी।
एंड वांट टू एस्केप। एक नेगेटिव एनर्जी के वेल के अंदर है, कुएं के अंदर, और वहां से वो निकलना चाहता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जनरली हायर लेवल पे आप जाओगे तो वहाँ ही थोड़ा बहुत पढ़ने का मिलेगा। 1 डायमेंशन पोटेंशियल वेल या 3 डायमेंशन पोटेंशियल वेल। तो पोटेंशियल वेल है क्या? जनरली हम एक ग्राफ प्लॉट करें इसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन। तो ये ग्राफ जनरली इस टाइप से आता है। यहां पे आप देखेंगे 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 4.27, और यहां से अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बताऊंगा। और ये नेगेटिव रीजन। तो न्यूक्लियस के अंदर यहां से यहां तक नेगेटिव एनर्जी है, अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाहर जाके ये 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अट्रैक्शन आ रहा है। तो अल्फा की एनर्जी तो 4.27 है, बहुत कम है, क्योंकि ये एक वेव की तरह बिहेव करता है। सबसे पहली बात, पोटेंशियल वेल क्यों बोल दिया हमने? कुआं बोल दिया नेगेटिव एनर्जी का। इसके अंदर कहीं अल्फा पड़ा हुआ है, और बाहर निकलने के लिए उसको यहाँ 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दीवार है, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्वांटम कहती है संभावना थोड़ी बहुत है। तो क्वांटम ये भी कहती है एक वेव की तरह बिहेव करेगा। और फॉर ए वेव और पार्टिकल, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट, पोटेंशियल बैरियर इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब उसके अंदर से निकल सकता है, तो इसके अंदर से वो निकल सकता है, इसके लिए ट्रांसपेरेंट इसके अंदर से निकल सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक संभावना है जिससे वो निकलता है। एंड अल्फा पार्टिकल एस्केप्स फ्रॉम न्यूक्लियस विद स्मॉल एनर्जी। इस एनर्जी से ही ये यहां से निकल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? इस एनर्जी से ये यहां से निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज टनलिंग। जो टनल होता है वो क्या होता है? सुरंग होती है ना, तो इसके अंदर से ही ये निकल गया, क्योंकि क्वांटम के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी थी। जैसे बिल्ली ने बार बार धक्के मारे, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। किसने? अल्फा पार्टिकल ने पोटेंशियल वेल से जंप करने के बहुत एफर्ट किए, नियरली 22,000 पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 22,000 बार एफर्ट किया, और उसमें से कोई ना कोई एक इफेक्टिव था जिससे वो बाहर निकल गया। तो इसको बोलते हैं टनलिंग, अल्फा पार्टिकल टनलिंग। मेरी बात समझ में आ गई? तो अल्फा डीके क्या होता है, कैसे होता है, अल्फा क्यों निकलता है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब ये सारी बात है, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल जो निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है हमें। अल्फा जो निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। इसमें 2 प्रोसेस यूज करने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम जो रिएक्शन यूज करेंगे XZA YZ-2A-4 प्लस में हीलियम 24 अल्फा 24, एक ही बात है, प्लस में एनर्जी। ये बात ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सुनना ध्यान से। इनिशियल न्यूक्लियस रेस्ट पे, तो इनिशियल इसका मोमेंटम क्या होगा? वेलोसिटी 0। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम my/vy, m अल्फा v अल्फा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम ये। ठीक है भाई, यहां से सोल्व करें m अल्फा v अल्फा my/vy। माइनस साइन का मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। बोथ डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन
अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है भाई। इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो m अल्फा v अल्फा m y v y। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई, क्योंकि ये तो रेस्ट पे था, दोनों का मोमेंटम बराबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। हमारी ये रिएक्शन है, इसका मास थोड़ा सा कम हुआ और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी दोनों एक साथ चलेंगे यहाँ पे। देखो, आपको मैंने शायद पहले भी कभी डिस्कस किया हो कि एटॉमिक स्केल पे, पार्टिकल स्केल पे मास एनर्जी दोनों मिलके कंजर्व होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते। और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे मास अलग से कंजर्व है, एनर्जी अलग से कंजर्व है, याद होगा। लेकिन छोटे स्केल पे, एटॉमिक स्केल पे दोनों मिलके कंजर्व होते हैं। तो यहाँ पे दोनों मिलके कंजर्व है, इसका मास थोड़ा कम हो गया, वो किस में गया? एनर्जी में। तो इसकी एनर्जी किस में आ गई? ये जो Q वैल्यू है, ये Q वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दोनों की एनर्जी है, हाफ my vy स्क्वायर हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? बिकॉज एट एटॉमिक स्केल मास एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व, not individual मास और एनर्जी। अकेला मास या एनर्जी कंजर्व नहीं होते, दोनों एक साथ मिलके कंजर्व होते हैं। इसलिए जो मास यहाँ कम हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी क्या है? Q। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? तो कंजर्वेशन के लॉ समझ में आ गई, ठीक है भाई, ठीक है। बेसिक बातें थी, समझ में आ रहा है, फीलिंग, ये चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए आपको करवाया जा रहा है। अब एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी निकालनी, देखो, फॉर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? एक्स जेड ए वाई जेड -2 ए -4 प्लस में हीलियम 24 मतलब अल्फा 24 प्लस में एनर्जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो रेस्ट पे m अल्फा v अल्फा m y v y बताया था अभी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का ही बताया था अभी। Q वैल्यू क्या आई थी? हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर हाफ m y v y का स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ देखा जाए तो v y की वैल्यू निकालूं तो Q वैल्यू आ गई हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर हाफ m y। v y क्या आएगा? m अल्फा v अल्फा बटे m y, m अल्फा v अल्फा m y स्क्वायर, ठीक है भाई। तो Q वैल्यू क्या आ गई? हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर प्लस में हाफ m अल्फा हाफ m y, m अल्फा का स्क्वायर v अल्फा का स्क्वायर बटे में m y का स्क्वायर, ये भी ठीक है। m y से m y कैंसिल, हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर कॉमन, हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर कॉमन, तो ये बच गया भाई 1 प्लस m अल्फा बटे में m y, ठीक है भाई। ये पूरा यहाँ से ये बच गया। यहाँ से देखा जाए तो हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, m y प्लस में m अल्फा बटे में m y, ये भी ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए इसको इधर ले आओ, Q m y m अल्फा प्लस m y, हाफ m v स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये क्या हो गया? k अल्फा, ये हो गया m y बटे में m अल्फा प्लस m y,
टोटल एनर्जी, ठीक है। पर टोटल एनर्जी जो होती है वो डॉटर न्यूक्लियस प्लस में अल्फा की, डॉटर न्यूक्लियस काफ़ी हैवी होता है, फिर भी थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी तो उसकी होगी। तो एग्जैक्टली अल्फा के पास कितनी है वो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखो जो डॉटर न्यूक्लियस है My, Mx कितना था A, वो कितना था A-4, M अल्फा क्या है 4, अल्फा का मास नंबर 4, इसका फिर से A-4, टोटल एनर्जी Q, तो A-4 बटे में A इनटू में टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके समझ में आ गई। अरे बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके सामने आ गई। अब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस दे दें, जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक तो आपको Q वैल्यू गिवन होनी चाहिए, मान लो 5.68, मैं वैसे अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, ये मान लिया। तो K अल्फा क्या आएगा, A कितना है 222 माइनस 4 बटे में 222, टोटल कितनी है 5.68। सोल्व कर लो। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल निकाल सकता हूँ यहाँ से? यस। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया, इसको याद कर लो। जनरली इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ जाता है, नीट जेई में सीधी वैल्यू गिवन होगी, सोल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट जेई मेंस बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये था अल्फा डीके, हमने फुल डिटेल में इस डीके को पढ़ा, कैसे क्या होता है, अल्फा ही क्यों निकलता है, कैसे क्या दिक्कत आती है, क्लासिकल क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं, सब आपके सामने है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऐसे ही सुंदर सा फुल डिटेल में बीटा और गामा डीके। बस ये न्यूक्लियर का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं इसके अंदर, फिर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।